हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहे हैं सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम लोग क्विक रिवीजन लेकर आए हैं मोशन ऑन टू डायमेंशन, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन और रिलेटिव मोशन पर। क्विक रिवीजन मतलब क्विकली सारे कंसेप्ट और सारे फॉर्मूले आपको रिवाइज किए जाएंगे। इसके अंदर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करने वाले हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपका एक क्विक रिवीजन है जिसके अंदर हम आपको सारे फॉर्मूले रिवाइज करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जेई की डेट आ चुकी है, तो उस जेई की डेट के करस्पॉन्डिंग हम लोग इस पूरी चीजों को ध्यान रखते हुए आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट लगातार शेयर करते जा रहे हैं, राइट। उसी श्रृंखला में ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कंटेंट है, तो बहुत क्विकली हम लोग सब चीजों को रिवाइज करेंगे। सबसे पहले अगर हम यहां पर बात करें तो ये आपको जो इसका पूरा कंटेंट है ये भी आपको मिल जाएगा। इसके अंदर अगर हम बात करें, सबसे पहले हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करें तो प्रोजेक्टाइल मोशन का सबसे फंडामेंटल कंसेप्ट क्या होता है कि एक्स और वाई इन दोनों एक्सिस को एक दूसरे से पूरी तरीके से स्वतंत्र माना जाता है। साइन कन्वेंशन बाय डिफॉल्ट हम लोग मानते हैं कि ऊपर की दिशा को पॉजिटिव और नीचे की दिशा को नेगेटिव, मतलब जी ग्रेविटी जो होती है उसको हम लोग नेगेटिव कंसीडर कर रहे होते हैं फॉर ऑल द सिचुएशंस। कभी कभी कुछ बच्चे चेंज करना चाहते हैं, कर लेते हैं, लेकिन मेरी ये मानना रहती है कि आप हर जगह एक ही साइन कन्वेंशन उपयोग करें, ज्यादा बेहतर रहता है। बाध्यता नहीं है, लेकिन करना में गलती होने की संभावना काफी कम रहती है, प्लस माइनस में कंफ्यूजन भी कभी नहीं आता है, राइट। अगर आप x और y को इंडिपेंडेंट एनालाइज कर रहे हैं तो एक प्रोजेक्टाइल मोशन या मोशन इन टू डायमेंशन इज सिंपली द कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इन वन डायमेंशन मतलब x एक्सिस और y एक्सिस के मोशन को इंडिपेंडेंटली एनालाइज करते हैं, इनका आपस में किसी तरह कोई लेना देना नहीं होता है। वेलोसिटी इन x इज इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी, मतलब x डायरेक्शन की जो वेलोसिटी होगी वो x डायरेक्शन की प्रारंभिक वेलोसिटी और x डायरेक्शन के एक्सीलरेशन पर ही निर्भर करेगी, इसके अलावा वो y दिशा पर निर्भर नहीं करने वाली। तो सारी इक्वेशन मोशन जो होती है वो x डायरेक्शन की x के वेरिएबल पर निर्भर करती हैं और y डायरेक्शन की y के वेरिएबल पर निर्भर कर रही होती है। x इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, या हम इसी इक्वेशन को फाइनल वेलोसिटी के टर्म्स में लिख सकते हैं, दैट इज vxt माइनस हाफ ऑफ axt स्क्वायर। दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और यही एक और डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से लिखी जा सकती है, जिसमें हम बात करते हैं इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 इनटू टाइम, ux प्लस vx बाय 2 इनटू टाइम, राइट। दिस इज द थ्री वेज ऑफ राइटिंग डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। अगर हम इस तरीके से बात करें, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज vx स्क्वायर इज इक्वल टू ux स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ax इनटू x, और यहां पर vy की बात कर लें, इट इज डिफाइंड एज uy प्लस ay इनटू t। तो y डायरेक्शन की y के लिए और x डायरेक्शन की x के लिए, ये बात आपको हमेशा दिमाग में रखनी, इसमें किसी तरह के कोई डाउट रखना नहीं है। तो x और y इंडिपेंडेंट होते हैं। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में पहला केस हमारे पास आता है, इसको बोलते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन की अगर बात करें, थीटा एंगल में पार्टिकल को फेंका जाए विद सर्टेन प्रारंभिक वेलोसिटी u, तो ux जो हो जाता है दैट इज डिफाइंड एज u cos थीटा। ux की वैल्यू कितनी हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों, u cos थीटा, और uy कितना हो जाता है, u sin थीटा। मतलब इसके हम दो कंपोनेंट्स यहां से डिफाइन कर लेते हैं, दैट वन इज कॉल्ड एज u cos थीटा एंड द वर्टिकल वन इज कॉल्ड एज u sin थीटा, ठीक है। और अब अगर मैं यहां पे बात करूं तो एच मैक्स वैल्यू हो जाती है uy स्क्वायर अपॉन टी, दैट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। हाइट की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो रही होगी, मतलब जब वर्टिकली प्रोजेक्ट किया जाता है तब हाइट सबसे ज्यादा मैक्सिमम आती है, मतलब मैक्सिमम हाइट की भी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो थीटा बराबर 90 डिग्री पर होती है, एंड दैट इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन 2g, राइट। और अगर हम यहां से बात करें तो रेंज के लिए हो जाती है ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। रेंज का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल दूरी जो ट्रेवल की गई है इन टाइम ऑफ फ्लाइट में, तो ux इंटू टी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल दिशा का जो एक्सीलरेशन होता है वो शून्य होता है, इसलिए ax टी स्क्वायर का कंपोनेंट यहां पर मिसिंग रहता है, मतलब उसकी आवश्यकता हमको नहीं पड़ती है। तो ux इंटू टी लिखेंगे तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, एंड द रेंज विल बी मैक्सिमम एट थीटा बराबर 45 डिग्री, एंड द वैल्यू ऑफ आर मैक्स इज u स्क्वायर बाई g। ये वैल्यू आप सभी को दिमाग में रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है जिसको हम लोग गुप्त ज्ञान की बात करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो भी uy के प्रोपोर्शनल होता है, और जो मैक्सिमम हाइट है h वो भी uy के प्रोपोर्शनल होती है। मतलब दोनों की दोनों चीजें ही वर्टिकल वेलोसिटी पर निर्भर करती हैं, उनका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट आर इंडिपेंडेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड ओनली डिपेंडेंट अपॉन वर्टिकल वेलोसिटी।
तो अगर टाइम ऑफ वर्टिकल वेलोसिटी किसी भी प्रोजेक्शन में वर्टिकल वेलोसिटी अगर ज्यादा है तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट भी ज्यादा होगा और उसका मैक्सिमम हाइट भी ज्यादा होगा। और इसका वाइसे वर्सा भी ट्रू है, अगर किसी की हाइट सबसे ज्यादा है उसका टाइम ऑफ फ्लाइट भी सबसे ज्यादा होगा और उसकी वर्टिकल वेलोसिटी भी सबसे ज्यादा रही होगी। तो यह बात आपको हमेशा दिमाग में रखनी है। इसके बाद आता है क्रॉसिंग सेम हाइट। अगर आप सेम हाइट को क्रॉस कर रहे हैं, जैसे यहां पर ये एक हाइट सेम है एच हाइट को अगर आप क्रॉस करते हैं तो एच हाइट को क्रॉस करने के आपके पास दो समय अंतराल होते हैं, T1 और एक होता है T2। अगर ये T1 और T2 की अगर यहां से बात कर ली जाए तो दिस T1 प्लस T2 रिप्रेजेंट द कंप्लीट टाइम ऑफ फ्लाइट। ये किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? दिस रिप्रेजेंट द कंप्लीट टाइम ऑफ फ्लाइट। This represent the complete time of flight, whereas अगर इसकी पोजीशन जहां पर ये क्रॉस कर रहा है सेम हाइट को x1 और x2, अगर ये पोजीशन x1 और इस पोजीशन को x2 बोला गया है बेटा, तो x1 प्लस x2 की वैल्यू किसके बराबर होती है बेटा? रेंज के बराबर होती है। किसके बराबर होती है बेटा? रेंज के बराबर होती है। तो टोटल टाइम T1 प्लस T2 टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। एक अच्छी बात क्या है कि अगर इस ओरिजिन को O मान लिया जाए तो O से A का समय T1, O से B का समय T2। तो अगर आपसे कोई पूछा जाए B से यहां का समय कितना होगा डेल्टा टी, मतलब जो लास्ट पॉइंट होगा, लेट्स सपोज उसको P बोल दूं, तो O से P का जो समय होगा दैट इज आल्सो इक्वल टू T1। और इसी को हम बोलते हैं सिमेट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो जितना समय उसको h हाइट आने में लगेगा उतना ही समय उसको h हाइट से नीचे जाने में भी लगेगा, एंड दैट वी कैन डिफाइन विद द हेल्प ऑफ सिमेट्री, एंड सिमेट्री इज द मोस्ट पावरफुल टूल। तो इन छोटी छोटी बातों से आपको बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन में, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है, और आप इन छोटे छोटे ट्रिकों से आप उस क्वेश्चन को बहुत जल्दी डिकोड कर लेते हैं और ऑप्शंस को अच्छे से टिक कर पाते हैं और अपनी क्रॉस कैलकुलेशन को मैच भी करा पाते हैं। तो डेल्टा टी कितना होगा? T1 के बराबर। एंड द सेम टाइम अगर O से इस लोअर मोस्ट पॉइंट की दूरी, लेट्स सपोज इसको मैं A डैश बोल दूं, तो A डैश की दूरी अगर x1 है तो बेटा इस पॉइंट B डैश से P की दूरी ये भी x1 के बराबर ही होगी। तो जितना हाइट h हाइट पहुंचने में जितना दूरी उसने ट्रेवल किया है, तो h हाइट नीचे उतरने में भी सेम दूरी वो ट्रेवल करेगा, एंड दिस इज कॉल्ड एज द सिमेट्री, राइट। तो ये सिमेट्री का सबसे पावरफुल गेम है जो आप सभी बच्चों को दिमाग में रखना चाहिए। नेक्स्ट आता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, दैट इज डिफाइंड एज y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ ऑफ g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का बहुत फायदा है। ये एप्लीकेशन जो रूट्स हैं, अगर आप यहां पर h डाल देते हैं तो इसके जो रूट्स होंगे, दिस रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन फॉर अ पर्टिकुलर हाइट h, दे विल डिफाइन द वैल्यूज ऑफ x1 एंड x2, राइट। तो हम लोगों का, अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने जो अपने लेक्चर नोट्स में है हमने प्रूफ करके भी आपको दिखाया है कि फॉर y बराबर h, द रूट ऑफ दिस, द समेशन ऑफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन विल टेल द कंप्लीट रेंज। तो आपसे कई बार यह भी पूछा जाता है कि इनके बीच की दूरी कितनी होगी, राइट। तो दैट इज कॉल्ड एज द डिफरेंस ऑफ द रूट। आप डिफरेंस ऑफ द रूट से इनके बीच की दूरी को निकाल सकते हैं। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है, डिफरेंस ऑफ द रूट्स को निकालना है, और फ्रॉम देयर यू कैन वेरी सिंपली डिफाइन द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स जब वो h को क्रॉस कर रहा है, राइट। तो ये दैट इज द डिफरेंस ऑफ द रूट। तो आप इस इक्वेशन ट्रेजेक्टरी का फायदा ले सकते हैं। दूसरी ट्रेजेक्टरी इक्वेशन होती है y बराबर x tan थीटा को अगर हम बाहर निकाल लें तो इट्स कम्स आउट टू बी 1 माइनस x अपॉन r। कितना हो जाता है बेटा? 1 माइनस x अपॉन r। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन जिसके थ्रू हम बहुत बार रेंज को इवैल्यूएट कर पाते हैं, सिचुएशन में कंपेयर करके हम देख पाते हैं। तो कंपैरिजन में ये चीज बहुत काम आ जाती है। एट द सेम टाइम एडवांस लेवल पे हमने बात की थी कि अगर x दूरी फिक्स हो और यहां से हम किसी एक बुलेट को फायर करें, बॉम्ब को फायर करें, और आपसे पूछा था हमने कि किले की किस मैक्सिमम हाइट पर ये बुलेट से फायर किया गया बॉम्ब हिट कर सकता है, तो आपको याद हो तो हमने आपसे निकाला था कि अगर u और x दोनों चीजें कांस्टेंट है, दोनों चीजें फिक्स हैं, तो हाइट मैक्स कब होगी? जब tan थीटा बराबर u स्क्वायर अपॉन 2g होगा। जब tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी बेटा? u स्क्वायर अपॉन 2g होगा, सॉरी u स्क्वायर अपॉन g, हो एक सेकंड, ये gx लिखना था, ये 2g कैसे लिख दिया? tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी u स्क्वायर अपॉन gx। कितना हो जाएगा बेटा? द tan थीटा कम्स आउट टू बी u स्क्वायर अपॉन gx, राइट। तो ये उस कंडीशन पे, वो 2g थोड़ा सा गलत लिख गया था बेटा। द tan थीटा इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन gx। दिस इज द x at which the height is maximum. This should be the angle of projection for which the height is maximum. कई बच्चे इसमें गलती करते हैं, उनको लगता है हाइट मैक्सिमम तब होगी जब x की वैल्यू रेंज की हाफ होगी, मतलब वो अपनी मैक्सिमम हाइट पर होगा, और ये सबसे गलत है, इसको आपको
ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट की बात करें, जब हाइट से प्रोजेक्ट किया जाता है तो टाइम ऑफ फ्लाइट वैल्यू होती है √2h/g और रेंज हो जाता है u × t के बराबर। अगर इसी प्रोजेक्शन को किसी एलिवेटर के अंदर या किसी ऐसी रेंज में जहां पर पार्टिकल एक्सिलरेट कर रहा हो, ऐसी सिचुएशन में आपको बोला जाए तो अगर अपवर्ड एक्सिलरेशन होगा तो g इफेक्टिव की वैल्यू g+a और अगर डाउनवर्ड एक्सिलरेशन होगा तो g इफेक्टिव की वैल्यू g-a, तो वहां पर जो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा दैट इज √2h/g इफेक्टिव दैट इज g+a और g-a के बराबर हो जाएगा। एंड दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर दैट प्रोजेक्टाइल मोशन ऑल्सो। जब ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन की बात की जाए वहां पर भी टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g जो है वहां पर भी g इफेक्टिव का आपको उपयोग करना होगा अगर आप किसी एलिवेटर के अंदर प्रोजेक्शन कर रहे हैं। तो अगर किसी पार्टिकल को अपवर्ड या डाउनवर्ड प्रोजेक्ट किया जाए तो अगर अपवर्ड प्रोजेक्ट करते हैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाता है u/g/√uy²g² + 2h/g, वेयरएज जब डाउनवर्ड प्रोजेक्शन होता है तो यहां पर माइनस साइन आ जाता है, राइट। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे नहीं आते हैं, लेकिन हाँ इसका थोड़ा सा दिमाग में अगर वैल्यू रहे तो ठीक रहता है, वैल्यूज दिमाग में रह जाती है। इस केस में अगर आप रेंज की बात करते हैं, फॉर दिस केस द रेंज कैन बी इजिली डिफाइंड। इस केस में अगर आप रेंज की बात करते हैं तो इट इज डिफाइंड एज ux × t। तो रेंज की वैल्यू कितनी हो जाएगी ux × टाइम ऑफ फ्लाइट, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा एंड दैट इज मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट। तो यहां पर हम वैल्यूज को डाल सकते हैं। अगर ये एंगल यहां से थीटा एंगल पर फेंक रहा है तो वी कैन वेरी सिंपली से ux = u cos थीटा × टाइम ऑफ फ्लाइट। जो भी टाइम ऑफ फ्लाइट होगा करस्पॉन्डिंग वैल्यूज हमारे पास रेंज की निकल के आ जाएगी, राइट। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं जिस पर हम बात करते हैं इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होगा इन वाई डायरेक्शन। अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करते हैं तो vy बराबर क्या होता है बेटा uy - gt। तो अगर हम बात करें वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन तो इसका ग्राफ एक डाउनवर्ड स्लोप के साथ होता है, मतलब नेगेटिव स्लोप के साथ होता है एंड द स्लोप इज -g। स्लोप क्या होता है बेटा -g के बराबर। पार्टिकल का मोशन स्टार्ट होता है विद इनिशियल स्पीड ऑफ uy और लगातार नीचे की तरफ जा रहा होता है। दिस इज द ग्राफ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करें, अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो पार्टिकल पहले अपवर्ड प्रोजेक्ट किया जाता है तो पार्टिकल अपनी मैक्सिमम हाइट पर जाता है और फिर वहां से वापस से नीचे आ जाता है एंड दिस इज द y max h max। कोई दिक्कत वाली बात इसमें बेटा किसी तरीके की कोई परेशानी? दैट इज द इंपॉर्टेंट ग्राफ ऑफ ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, ये आपको दिमाग में रखने। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम आए तो प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन की बात करें। अगर इंक्लाइन प्लेन की बात करें सबसे खूबसूरत सी बात इंक्लाइन प्लेन के अंदर क्या होती है बेटा, सबसे खूबसूरत बात इंक्लाइन प्लेन के अंदर एक ही चीज होती है एंड दैट इज वेरी सिंपल डिफाइंड एज कि हम एक्स और वाई एक्सिस को रोटेट कर देते हैं जिसके थ्रू हम कैलकुलेशन को बहुत ही आसान बना देते हैं। दो फैक्टर जो कभी भी चेंज नहीं होते वो होते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट और h max। टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू पहले भी अगर हम देखें तो 2uy/ay थी और अभी भी 2uy/ay ही होती है। बस पहले जब ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन की बात हो रही थी या प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट की बात हो रही थी तो वहां पर वर्टिकल दिशा का जो एक्सेलरेशन था वो -g के बराबर था, जबकि इस सिचुएशन में बात करें तो यहां पर y दिशा में जो एक्सेलरेशन हो जाता है दैट इज g cos थीटा। कितना हो जाता है बेटा g cos थीटा। मैं इसको सर्कल इसलिए नहीं कर रहा हूं या कम क्योंकि आपके पास ये नोट्स जितने क्लीन फॉरवर्ड पहुंचेंगे उतना आपको रिवाइज करना आसान रहेगा। ये आपके लिए रिवीजन के नोट्स हैं ताकि आप लोग जल्दी से क्विकली सारी चीजों को रिवाइज कर सकें। g नीचे की तरफ और g sin थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा, राइट। तो यहां पे h max और t दोनों की वैल्यूज जो है दोनों के फॉर्मूले में किसी तरीके कोई चेंज नहीं है। दैट 2uy/ay और यहां पर uy²/2ay दोनों ही वही हैं, बस यहां पर ay की वैल्यू जो पहले g थी वो चेंज होकर g cos थीटा हो गई है, बाकी सारी चीजें एक जैसी ही हैं। तो ये g cos थीटा और ये भी g cos थीटा हो गया, ठीक है। प्रॉब्लम आता है रेंज कैलकुलेशन में। रेंज की बात करें तो रेंज कैलकुलेट करने का तरीका मैंने आपको सबको बताया था कि सबसे आसान तरीका होता है कि इसको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की तरह देखा जाए और उसके बाद इसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया जाए। क्योंकि अगर मैं यहां पर फेंकता हूं और मैं इस दिशा को हॉरिजॉन्टल बोल दूं तो हॉरिजॉन्टल का फायदा सबसे अच्छा ये था कि इस दिशा का एक्सीलरेशन 0 था। तो अगर पार्टिकल को अल्फा एंगल पर फेंका गया है विद सर्टेन थीटा इंक्लाइन प्लेन, तो मैंने आपको बताया था इंक्लाइन प्लेन कुछ नई बात नहीं है, इट्स सिंपल एक डंडा डाल दिया गया है किसमें एक प्रोजेक्टाइल मोशन के बीच में ताकि प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट ना हो पाए। तो इस प्रोजेक्टाइल मोशन ना कंप्लीट हो पाए इसलिए यहां से यहां तक के बीच में क्या कर दिया एक डंडा डाल दिया गया। फ्रॉम दैट का पर्सपेक्टिव हम बिल्कुल सिंपल बोल सकते हैं यहां से इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से
O से और इस पॉइंट लेट्स सपोज को मैं A बोल दूं, तो O से A के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, x दैट इज u cos अल्फा प्लस थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज 2uy अपॉन ay। तो हमको ये भी पता होता है, u cos अल्फा प्लस थीटा की वैल्यू पता होती है, तो हम ये हॉरिजॉन्टल ट्रेवल की गई दूरी निकाल लेते हैं उतने समय अंतराल में जितनी देर में ये यहां से यहां पहुंचा। तो उस समय अंतराल में इसकी हॉरिजॉन्टल में ट्रेवल की गई दूरी पता चल गई, तो अपॉन कॉस थीटा कर देंगे, तो रेंज इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल में कवर की गई दूरी अपॉन कॉस थीटा। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, u cos अल्फा प्लस थीटा अपॉन कॉस थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आप यहां से उठा के वहां डाल दीजिए, यू विल गेट द रिजल्ट। बट मैं ये चाहता हूं कि आप वो वैल्यू ना डालें, क्योंकि उसको याद कर पाना, दिमाग में रखना बहुत ही मुश्किल होता है। बेहतर है कि आप इसी तरीके से उसको दिमाग में रखें और वो आपके दिमाग में काफी बेहतर तरीके से बैठा रहेगा। याद आ रहा है? छोटी छोटी बातें कर चुके हैं, सारी बातें। डाउनवर्ड प्रोजेक्शन की बात की थी, अगर ऊपर से नीचे की तरफ बात की जाएगी तो इन दिस सिचुएशन वी कैन वेरी सिंपली से, यहां पर एक छोटी सी बात लिखना भूल गए, उसको यहां लिख देंगे अभी। जब डाउनवर्ड प्रोजेक्शन की बात होती है तो डाउनवर्ड प्रोजेक्शन में सिर्फ एक चेंज होता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। इस केस में बात करेंगे तो ux u cos अल्फा था और ax माइनस का g sin थीटा था। x दिशा में वेलोसिटी ऊपर की तरफ थी, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ था। जब ऊपर से फेंकते हैं, डाउनवर्ड प्रोजेक्शन होता है, तो x दिशा की वेलोसिटी भी नीचे की तरफ, मतलब u cos अल्फा भी नीचे की तरफ, और एक्सीलरेशन g sin थीटा भी। तो ये और ये दोनों की दिशाएं सेम होती हैं, तो हम इस दिशा को पॉजिटिव मान लेते हैं, मतलब u और g दोनों के दोनों सेम दिशा में हो जाते हैं। तो टाइम और h max ये तो सेम रहते हैं, यहां पर सेम लिखा हुआ, टाइम एंड h max आर सेम, ओनली रेंज जो होती है वो बदल जाती है, और रेंज फिर आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है प्लस हाफ। तो एक्चुअल वैल्यूज में यहां पर अल्फा प्लस थीटा की जगह यहां पर अल्फा माइनस थीटा आ जाता है, इसके अलावा कोई भी चेंज नहीं होता है। तो इन केस ऑफ अगर फॉर दिस रेंज अगर आप बात करेंगे तो इस वैल्यू में सिर्फ अल्फा प्लस थीटा की जगह अल्फा माइनस थीटा आ जाता है। मैंने लिखा इसलिए नहीं है क्योंकि वो याद रखना बहुत मुश्किल है, बट फॉर द शेक ऑफ योर कैलकुलेशन होगी, जब भी आएगा तो आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो दिमाग में इस बात को रखिएगा कि यहां पर अल्फा माइनस थीटा आता है, राइट? अगर आप लिखना चाहें तो अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। और इसमें होता है द सेकेंड पॉइंट, रेंज मैक्सिमम। रेंज मैक्सिमम जो होती है फॉर अपवर्ड, अगर अपवर्ड प्रोजेक्शन की बात करते हैं तो थीटा बराबर π/4 माइनस थीटा बाई 2, π/4 माइनस थीटा बाई 2। और अगर डाउनवर्ड प्रोजेक्शन की बात होती है तो थीटा, मतलब अल्फा बोले, थीटा गलत हो जाएगा, अल्फा अल्फा इज इक्वल टू π/4 प्लस थीटा बाई 2। तो इन दो एंगल्स पर जब यहां से आप फेंकते हैं तो अल्फा की वैल्यू π/4 माइनस थीटा बाई 2 होनी चाहिए, और जब आप ऊपर से फेंकते हैं तो π/4 प्लस थीटा बाई 2 होनी चाहिए फॉर मैक्सिमम रेंज। तो ये इंक्लाइन प्लेन के पूरे शॉर्ट नोट्स हैं, इसको आप आसानी से देख सकते हैं, सारे फॉर्मूले यहां पे कवर्ड हैं। मैंने फॉर्मूले वही कवर्ड किए हैं या लिखे हैं जो आपको याद रखने चाहिए, जो नहीं रखने चाहिए, मतलब रेंज का फॉर्मूला आपको याद नहीं रहेगा, मुझे पता है, बार बार भूलोगे और उसकी ऐसी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो मैं चाहता हूं आप दिमाग पे उतना वजन ना दें, ठीक है? कैलकुलेशन करने का तरीका, एक्स और वाई को इंडिपेंडेंटली कैलकुलेट करना है, एंड दैट इज ऑल। रिलेटिव मोशन इन 1D की बात करते हैं। टाइम ऑफ मीटिंग की अगर बात की जाए, मुलाकात का समय, तो अगर दोनों सेम दिशा में गति कर रहे हैं, दो पार्टिकल m1 और m2 दोनों की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, आपसे पूछा जाए कितनी देर में मुलाकात होगी, तो मुलाकात होनी तो पीछे की वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए और आगे की वेलोसिटी कम होनी चाहिए, दैट इज v1 माइनस v2। तो टाइम ऑफ मीटिंग हो जाता है d अपॉन v1 माइनस v2, राइट? यहां पर एक्सीलरेशन एक का विद रिस्पेक्ट टू 2 जो है वो कैसा है, 0 है, उसमें कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, हम ये मानते हुए काम कर रहे हैं। v1 v2 अगर अपोजिट दिशा में है तो टाइम ऑफ मीटिंग विल बी d अपॉन v1 प्लस v2, मतलब वेलोसिटी ऐड हो जाती है, क्योंकि जब वेलोसिटी उल्टा होकर ऐड करेगी तो यहां पर प्लस साइन आ जाएगा, एडिशन आ जाता है। अगर दो पार्टिकल का रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब होता है कि पार्टिकल का मोशन एक स्ट्रेट लाइन की दिशा में होगा। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब दिशा और मैग्नीट्यूड दोनों ही कांस्टेंट है, मतलब एक पार्टिकल एक कांस्टेंट स्पीड से कांस्टेंट दिशा में लगातार चलता रहेगा। तो अगर किसी दो पार्टिकल के बीच का एक्सेलरेशन 0 है
इसका मतलब क्या बोलोगे आप कि वो पार्टिकल दूसरे रिस्पेक्ट में एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होगा। यहां पर एक पॉइंट आपको दिमाग में रखना चाहिए कि एक प्रोजेक्टाइल दूसरे प्रोजेक्टाइल के रिस्पेक्ट में हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मोशन में ही होता है, क्योंकि दोनों प्रोजेक्टाइल का एक्सेलरेशन माइनस का g है और रिलेटिव एक्सेलरेशन शून्य हो जाएगा। जैसे एक का दूसरे से माइनस करोगे तो रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। दैट इज व्हाई द प्रोजेक्टाइल, फॉर द केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, वन प्रोजेक्टाइल इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद रिस्पेक्ट टू द एनी अदर प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या ये बात समझ में आ जाती है? कोई दिक्कत वाली बात, कोई परेशानी वाली बात बेटा? एकदम पक्की बात। अगर मैं एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी की बात करूं, तो अगर एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कांस्टेंट दे दिया गया है तो हमारे लिए सारी इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड है, एक इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड है। आपको सिंपल एक के ही फ्रेम में सारी की सारी वेलोसिटीज और सारे के सारे एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करना है एंड देन जस्ट पुट अप द वैल्यूज एंड गेट अप द आंसर। सारा प्योर काइनेमेटिक्स है। अगर आप रिलेटिव मोशन कर रहे हैं तो रिलेटिव मोशन में कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं, बस किसी एक के फ्रेम के रिस्पेक्ट में आप बैठ जाते हैं और जैसे ही किसी एक के फ्रेम में आप बैठते हैं दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी पर उस पार्टिकल की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ देते हैं। ये तो पढ़ा हमने, निगेटिव करके जोड़ना। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ये तो लिखते हैं कि नहीं लिखते? तो आपको बस एक फ्रेम में सारी के सारी वेलोसिटी, सारे के सारे एक्सेलरेशन, सारे के सारे डिस्प्लेसमेंट डिफाइन कर लेने हैं और फिर आपकी सारी इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो वैलिड हो जाती है। रिलेटिव मोशन की सबसे यूनिक और सबसे खास बात क्या है, और वो मैं यहां लिख रहा हूं, दैट वेलोसिटी ऑफ ए with respect to A is always 0. An observer is always at rest with respect to itself. Right? क्या लिखोगे बेटा? Observer is at rest with respect to itself. Observer is at rest with respect to itself. खुद के रिस्पेक्ट में वो कैसा होता है? रेस्ट कंडीशन पर होता है। ये बात आप सभी लोगों को दिमाग में रखनी है। आपने कहा सर बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आता है डिस्टेंस ऑफ क्रॉसिंग। अगर एक लंबी सी रेलवे लाइन है, सॉरी एक ट्रेन है, वो एक किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितनी दूरी ट्रेवल करनी पड़ती है? तो डिस्टेंस की बात करें, अगर इसकी डिस्टेंस T1 दे रखी है, वैसे T1 थोड़ा सुंदर नहीं लग रहा है, D1 लिखना ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे, तो मैं इसको D1 लिख देता हूं क्योंकि T1 टाइम को बता देता है। तो ये हो गया D1 और ये हो गया D2। तो जो क्रॉस करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है दैट इज D1 प्लस D2। तो दो पार्टिकल अगर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो टोटल टाइम जो होता है क्रॉस करने का दैट इज D1 प्लस D2। इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। एंड देन आता है गेम ऑफ द एस्केलेटर्स। अगर किसी आप एस्केलेटर पे चढ़ते हैं तो एस्केलेटर अगर V1 से चल रहा है और पर्सन उसके ऊपर V2 से वॉक करने लग जाता है तो वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इस एस्केलेटर की वेलोसिटी आप में ऐड हो जाएगी और नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? V1 प्लस V2। तो अगर आप इसके दिशा में चलोगे तो वेलोसिटी ऐड होगी, अगर आप विपरीत दिशा में चलोगे तो वेलोसिटी सबट्रैक्ट हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। राइट? तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर आप चल रहे हैं किसी स्पीड से तो आपकी वेलोसिटी प्लस उसकी वेलोसिटी आपको और मिल जाती है क्योंकि ग्राउंड आपके नीचे का चलने लग जाता है। दैट इज द गेम ऑफ द एस्केलेटर। अगर हम बात करें मोशन इन 2D की तो यहां पर वो जो आप बात कर रहे हैं, अब प्रोजेक्टाइल इज मूविंग along a straight line बेटा with respect to another projectile। एक प्रोजेक्टाइल किसी दूसरे प्रोजेक्टाइल के रिस्पेक्ट में कैसे होता है? एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होता। अगर मैं यहां पर रिवर बोट प्रॉब्लम की बात करें तो रिवर बोट प्रॉब्लम में भी 2D में हमने बात की है। तो वेलोसिटी ऑफ बोट अगर हम पीछे की तरफ मान ले, मतलब मैं जनरल बात कर रहा हूं, अगर आप पीछे के ना लेके आगे की तरफ लोगे तो यहां पर प्लस साइन आ जाएगा, उसमें किसी तरह की कोई चेंजेस की बात नहीं है। तो अगर आपकी बोट किसी पीछे की डायरेक्शन में रो करना स्टार्ट करती है और रिवर आगे की तरफ बह रही है तो बेटा इसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट रिवर किधर की तरफ हो गई? पीछे की तरफ। अगर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बात करते हैं तो रिवर की वेलोसिटी इस बोट की वेलोसिटी में और ऐड हो जाएगी। राइट? जिससे वो नाव चल रही है
और रिवर में आ गई तो रिवर भी चल रही थी, तो रिवर की वेलोसिटी उस नॉ को मिल जाती है, तो नॉ की वेलोसिटी में ऐड हो जाती है। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इन दोनों का समेशन हो जाएगा, दैट इज वी आर, और ये माइनस का वी वी साइन थीटा आई कैप प्लस वी वी कॉस थीटा जे कैप, राइट। अब यहां पर दो कंडीशन मेजरली हमारे सामने आती हैं। पहला होता है टाइम ऑफ क्रॉसिंग। टाइम ऑफ क्रॉसिंग मतलब वाई दिशा का डिस्प्लेसमेंट, मतलब वाई दिशा की वेलोसिटी जिम्मेदार, वाई दिशा मतलब जे कैप। तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग के लिए कौन सा कंपोनेंट जिम्मेदार होगा? आपने कहा सर इसके लिए ये वाला कंपोनेंट जिम्मेदार होगा, दैट इज बी वी कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट दैट इज बी वी साइन थीटा, राइट। और अगर हम यहां पर बोले तो टी मिनिमम कितना हो गया? डी अपॉन वी वी। और अगर हमें ड्रिफ्ट की बात करें तो एक्स बराबर कितना आ गया? वी आर माइनस वी वी साइन थीटा इंटू टी। तो मिनिमम पाथ, दूसरी कंडीशन आती है बेटा किसकी? मिनिमम पाथ। मिनिमम टाइम ऑफ क्रॉसिंग की बात करोगे तो जब पार्टिकल एग्जैक्टली अलोंग द लाइन ऑफ मोशन जाएगा तो इस डायरेक्शन में जाएगा, पहुंचेगा इधर, लेकिन उसकी एक्चुअल वेलोसिटी इधर की तरफ थी, तो सारी की सारी वेलोसिटी उसने वाई दिशा में दे दी, तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग मिनिमम होगा, लेकिन लेंथ मिनिमम नहीं होगी क्योंकि वो पार्टिकल कुछ आगे जाके पहुंचेगा। लेकिन जब आपको मिनिमम पाथ पे चलना होता है, मिनिमम पाथ पे चलना होता है, मतलब आपको यहां से चालू होकर यहां खत्म करना है, मतलब आपका एक्स दिशा का डिस्प्लेसमेंट जीरो होना है। और अगर आपका एक्स दिशा का डिस्प्लेसमेंट जीरो होना है मतलब वीएक्स शुड बी जीरो, एक्स दिशा की वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए, और एक्स दिशा की वेलोसिटी जीरो होने का मतलब है वी आर माइनस वी वी साइन थीटा इक्वल टू जीरो, तो वी आर शुड बी इक्वल टू वी वी साइन थीटा। तो कंडीशन ऑफ मिनिमम पाथ वी आर बराबर वी वी साइन थीटा, और कंडीशन ऑफ टी मिनिमम इट इज इक्वल टू डी अपॉन वी वी, इट इज इक्वल टू डी अपॉन वी वी। ये आपको वैल्यू दिमाग में रखनी है, बेसिक फंडामेंटल है जो आपको दिमाग में रखना है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात। नेक्स्ट आता है एयरप्लेन एंड विंड प्रॉब्लम। किसकी बात कर रहे हैं? एयरप्लेन एंड विंड। जैसा प्रॉब्लम था किसका? रिवर बोट का, बिल्कुल सेम वही है। वहां पर रिवर बोट चल रही थी, पानी की वेलोसिटी ऐड हो रही थी, यहां हवा चल रही है, और सॉरी प्लेन चल रहा है और हवा की वेलोसिटी ऐड हो रही है। तो वेलोसिटी ऑफ एयरप्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज सिंपली इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एयरप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड। तो अगर प्लेन ईस्ट दिशा में जा रहा है और हवा नॉर्थ में बहने लग गई तो इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन जो होगा वो थोड़ा सा डेविएट हो जाएगा, और मोशन ऑफ प्लेन जो हो जाएगा वो नॉर्थ ईस्ट की दिशा में हो जाएगा, राइट। तो बहुत सिंपल सी चीज है, जब भी प्लेन होगा तो उसके प्लेन की वेलोसिटी क्या है, वो विंड में किस स्पीड से चल रहा है, और विंड के कारण उसके कारण कितना उसका मोशन में फर्क आने वाला है वो भी हम लोग देख सकते हैं। याद करिए हम लोगों ने रनवे 34 की इसमें बात की भी थी, और हमने आपको बताया था कि जब भी प्लेन उतरते हैं तो क्रॉस विंड प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। हवाओं के चक्कर में वो हवाएं प्लेन के मोशन को, प्लेन की दिशा को भ्रमित कर देती हैं, इसलिए वो प्रॉपर अपनी हवाई पट्टी पर उतर नहीं पाते हैं, जो उनकी स्ट्रिप होती है उस पर वो लैंड नहीं कर पाते हैं। दैट इज वाई जब खराब मौसम होता है तो प्लेन्स को बोल दिया जाता है कि अभी आप ना उतरें, क्योंकि हादसा होने की संभावनाएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करें, फ्लैग फ्लटरिंग। द फ्लैग फ्लटर्स इन डायरेक्शन ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू फ्लैग। ये याद रखिएगा, कई बार आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि फ्लैग किस डायरेक्शन में फ्लटर करेगा, फ्लैग किस डायरेक्शन में फ्लटर करेगा, तो फ्लैग विल फ्लटर इन डायरेक्शन ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू फ्लैग। फ्लैग के रिस्पेक्ट में जो विंड की डायरेक्शन होगी उस पर जो है फ्लैग वो है वो अपना फ्लटर करेगा। क्या बात समझ आ जाती है? कोशिश करेगा शॉर्ट नोट्स खुद भी बनाओ। और बेटा इसी में एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जिसपे हम बोलते हैं कि अगर वेलोसिटी ऑफ रिवर वी आर इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बोट, रिवर बोट प्रॉब्लम का एडवांस्ड minimum drift will be at sin theta is equals to bv upon vr। जब रिवर की वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है बेटा, जब रिवर की वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है तो जीरो ड्रिफ्ट पॉसिबल नहीं होता है। जब नदी बहुत तेज बह रही होती है और आपके तैरने की क्षमता बहुत कम है तो ये पॉसिबल नहीं होता है कि आप जीरो ड्रिफ्ट कर पाए, क्योंकि आपकी वेलोसिटी बीवी कम है तो आप जीरो ड्रिफ्ट नहीं कर पाते। याद आ रहा है किस, राइट? एचसीवी का सेकंड लास्ट सॉल्ड एग्जांपल, आई थिंक सो सेकंड लास्ट है शायद सॉल्ड एग्जांपल, वो भी चेक कर सकते हैं। तो वी आर माइनस बीवी साइन थीटा कभी जीरो नहीं हो सकता, इसलिए जो मिनिमम ड्रिफ्ट होती है वो होती है साइन थीटा बराबर वीवी अपॉन वी आर पर। इसमें कोई दिक्कत वाली बात बेटा, कोई परेशानी वाली बात? नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं।
रेनमैन प्रॉब्लम की बात करें, रेनमैन प्रॉब्लम बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। सिंपल कंडीशन, अगर आपने रेन की वेलोसिटी को नहीं दिया है, तुरंत मान लीजिए कि थीटा एंगल पर रेन प्रोपोगेट कर रही है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को आप सबसे पहले मान लीजिए कि दैट इज वी आर साइन थीटा आई कैप प्लस वी आर कॉस थीटा इन माइनस जे कैप डायरेक्शन, राइट। तो माइनस जे कैप डायरेक्शन में होगी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन जो होगी दैट इज वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ पर्सन। क्या होगी बेटा? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ पर्सन। इस पर पूरा डायग्राम हम लोगों ने नोट्स में पढ़ा हुआ है उस डायग्राम को जरूर रिवाइज करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको हर एक कंडीशन को डिफाइन भी किया गया है। तो यहां से हम बात करें एंगल ऑफ अपीयरेंस जो होता है, जिस एंगल पर रेन हमको दिखाई पड़ रही होती है, जिस एंगल पर हमको छाता लगाना होता है वर्टिकल से, तो अगर छाते वाले एंगल की बात किया तो tan अल्फा बराबर वी आर साइन थीटा माइनस वीपी अपॉन वी आर कॉस थीटा। अगर आपसे पूछा जाए कि रेन वर्टिकल अपीयर हो रही है, अगर रेन वर्टिकल अपीयर हो रही है, इसका मतलब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 होना चाहिए, देन Vx शुड बी 0, सो वी आर साइन थीटा इट शुड बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द पर्सन। और याद करिए हम लोगों ने इससे बात की थी कि जब दो पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल एक दिशा की वेलोसिटी बराबर होती है तो एक दूसरे को परपेंडिकुलर अप्रोच करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो याद रखिएगा इस पर हमने बहुत इंपॉर्टेंट सा एक गुप्त ज्ञान दिया था, और इस गुप्त ज्ञान को मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इसको दिमाग में जरूर रखें। इफ टू पार्टिकल्स आर अप्रोचिंग परपेंडिकुलर, मतलब एक पार्टिकल दूसरे को परपेंडिकुलरली अप्रोच कर रहा है, अ पार्टिकल इज अप्रोचिंग परपेंडिकुलर टू B, then velocity of A in direction of velocity of B must be same. A particle is approaching perpendicular to B, एक सेकंड थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं। A particle is approaching perpendicular to a particle B, then velocity of A in direction of velocity of B must be सेम। कैसी होनी चाहिए बेटा? ये सेम होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक ए पार्टिकल है, यह बी की तरफ आ रहा है परपेंडिकुलरली, और बी की वेलोसिटी आगे की तरफ कुछ मान लीजिए बी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड है, और ये बी को ऐसा लग रहा है कि ए वाला जो है वह उसकी तरफ आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड, तो उसको परपेंडिकुलर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब ए की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में मस्ट है कि 10 मीटर पर सेकेंड होगी ही होगी, राइट। इस पर बेस्ड क्वेश्चन जे एडवांस वाला दो प्लेन वाला क्वेश्चन हम लोगों ने जो किया था, वो सेम क्वेश्चन हम लोग यहां से देख सकते हैं। तो अगर बी को ऐसा लग रहा है कि ए परपेंडिकुलर आ रहा है, तो बी की वेलोसिटी की दिशा में ए की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, तभी ये परपेंडिकुलर अपीयरेंस हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। तो दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, मतलब बी की वेलोसिटी की दिशा में ए की वेलोसिटी सेम होगी, तभी उसको ये वाली वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ दिखाई पड़ रही होगी। ये बात आपको दिमाग में रखनी है फॉर द केस ऑफ वर्टिकल अपीयरेंस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द कंडीशन ऑफ कोलिजन। कंडीशन ऑफ कोलिजन पर हम लोगों ने काफी बातचीत की थी। जनरल कंडीशन ऑफ कोलिजन में बात की थी तो हमने बोला था आपसे कि अगर इस पार्टिकल 1 को, पार्टिकल नंबर 1 को पार्टिकल नंबर 2 से टकराना है, इसका मतलब इसकी रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू टी 2 मस्ट बी अलोंग द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग। तो वहां से हमने इसको वेक्टरली लिखा था दैट v1 माइनस v2 दैट इज वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, इसकी डायरेक्शन, तो इसका यूनिट वेक्टर इट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ r2 माइनस r1, मतलब अलोंग द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग होना चाहिए। ये बात हम लोगों ने डिफाइन करी थी बेटा, राइट। लेकिन इसको करने के लिए हमने पहला तरीका आपको समझाया था कि आप ये वेक्टर नहीं लिख सकते हैं हर बार, तो आप सिर्फ और सिर्फ आप थीटा एंगल को मेजर कर लीजिए। जैसे बी के रिस्पेक्ट में आपसे ए को चेक करना है कि क्या ये कोलाइड करेगा या नहीं करेगा, तो ए और बी का जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है, जो थीटा एंगल है, और जो लाइन ऑफ ज्वाइनिंग का थीटा है, क्या वो सेम है या अलग अलग है, उसके मेजरमेंट से भी हम लोग काम चला लेते थे। लेकिन
थीटा को बार बार निकालना थोड़ा सा मुश्किल लगता था कई बार बच्चों को, इसलिए हम लोगों ने एक और नया मेथड इवॉल्व किया था जिसको हमने बोला था टाइम ऑफ मीटिंग इन एक्स शुड बी इक्वल टू टाइम ऑफ मीटिंग इन वाई। अगर एक पार्टिकल को इधर की तरफ वीएक्स से और इस पार्टिकल को इधर की तरफ यूएक्स और ऊपर की तरफ यूवाई से फेंका जाए तो इसका एक्स दिशा में मीटिंग का समय, तो अगर मैं एक्स दिशा की बात करूंगा तो एक्स दिशा में इस पार्टिकल का आगे की तरफ हो गया यूएक्स और इसका हो गया वीएक्स और इसका हो गया यूएक्स। तो इसका टाइम ऑफ मीटिंग कितना हो गया, क्योंकि बीच की दूरी तो एक्स है, तो टाइम ऑफ मीटिंग एक्स अपॉन यूएक्स प्लस वीएक्स। और वाई में मुलाकात का समय, इसकी वेलोसिटी तो 0 है और नीचे वाले की वेलोसिटी ऊपर की तरफ यू वाई है और इनके बीच की दूरी बेटा अपने को वाई दे रखी है, तो टाइम ऑफ मीटिंग इन वाई कितना हो गया, टी अपॉन यू वाई। तो अगर मैं इन दोनों सिचुएशन की बात करूं तो टीएक्स और टीवाई अगर बराबर होते हैं तो पार्टिकल कोलाइड करेंगे, अगर नहीं होते हैं तो कोलाइड नहीं करेंगे। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस हम लोगों ने कई सारे किए भी हुए हैं, तो कृपया करके प्रैक्टिस कर लें। नेक्स्ट आता है मेथड नंबर 3। मेथड नंबर 3 और बेस्ड हमने एक क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था कि कई बार ऐसा भी हो जाता है कि वेलोसिटी हमको लाइन ऑफ ज्वाइनिंग से दी जाती है। इफ वेलोसिटी फ्रॉम लाइन ऑफ ज्वाइनिंग गिवन, कि लाइन ऑफ ज्वाइनिंग से ये थीटा 1 एंगल पर, ये थीटा 2 एंगल पर है, तो अगर लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के अलोंग वेलोसिटी दे दी जाए तो हमको एक चीज फॉर श्योर दिमाग में रखनी है कि v1 sin थीटा 1 शुड बी इक्वल टू v2 sin थीटा 2। इसको बोलते हैं वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग मस्ट बी सेम, तभी इनकी रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग होगी। तो ऐसे केसेस में हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट को सेम करके भी काम चला सकते हैं, राइट। और नेक्स्ट आता है मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। किसकी बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच अगर पार्टिकल कोलाइड नहीं कर रहे हैं, इफ बॉल्स आर नॉट कोलाइडिंग, देन हम किसी एक के रिस्पेक्ट में उसका लाइन ऑफ मोशन ड्रॉ करते हैं कि वो किस तरीके से पास होगा, और उसके बाद जिस पॉइंट की बात कर रहे होते हैं जहां से हमको मिनिमम दूरी निकालनी है, जिसको हमने रेस्ट पर माना है, एक पार्टिकल ए और बी के बीच की मिनिमम दूरी हमको निकालनी है, तो बी को हमने रेस्ट पर माना और ए को वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी से चला दिया, और जब वो चला तो बेटा किस दिशा से पास होगा, कहां से पास होगा, आपने उसको देखा, और जिस लाइन के लॉन्ग वो पास हो रहा होगा उस लाइन पर हमने इस बी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, और वह परपेंडिकुलर जो होगा वह मिनिमम दूरी को डिफाइन कर रहा होगा। तो ड्रॉ परपेंडिकुलर एंड कैलकुलेट द लेंथ ऑफ perpendicular to the length by trigonometry and that is the minimum distance of approach. For this case अगर हम देखें तो D will be the minimum distance of approach, तो यहां से ये दूरी minimum distance of approach हो गई है, और इसकी वैल्यू अगर आप देखेंगे तो VC cos अल्फा के बराबर हो जाएगी। तो D बराबर कितना आ जाएगा, BC cos अल्फा। कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, BC cos अल्फा। क्या ये बात समझ में आ जाती है, इसमें कोई परेशानी वाली बात, कोई शंका वाली बात? तो यहां पर हम लोगों ने 2D का एक कंप्लीट रिवीजन विद रिलेटिव्स हमने करने की कोशिश की, बहुत कंसाइज और क्रिस्प मैनर में, ताकि आपको सारे फॉर्मूले और सारे कंसेप्ट क्विकली रिवाइज कराए जा सके। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से बता दो फटाफट। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।